हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। इसी के साथ में हम जो दो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बिल्कुल शामिल की जाती हैं वो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। इन्हें भी हम इस वीडियो में अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात करें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसको शॉर्ट फॉर्म में आईसीए भी बोलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये हमारे इंडिया में 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था और शुरुआत में इसमें कितने सेक्शन थे, मतलब इसमें कितने टॉपिक को शामिल किया गया था, 266 सेक्शंस को। अगर हम इनके सेक्शंस की बात करें कि भाई इन सेक्शंस में कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है, तो सेक्शन नंबर 1 से 75 तक के जो जितने भी सेक्शन थे उनमें जनरल कॉन्टेक्ट्स के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। इसी के साथ में 76 और 123 सेक्शन तक सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में कुछ प्रोविजंस बना रखे थे। इसी के साथ में 120 से लेके 147 सेक्शन तक इंडेमनिटी और गारंटी जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इनके बारे में जानकारी दी गई है। इसी के साथ में 148 से लेकर 181 सेक्शन तक बेलमेंट और प्लेज के बारे में जानकारी दी गई है। और यदि हम 182 से 238 सेक्शंस के बारे में बात करें तो इसमें एजेंसी के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लिखे हुए हैं। इसी के साथ में 239 से 266 सेक्शन तक पार्टनरशिप के बारे में जानकारी दी गई है। अब हुआ ये कि 1930 तक तो ये जितने भी सेक्शन थे ना 266 सेक्शन टोटल मिलाकर इतने ही सेक्शन आईसीए 1872 में थे। लेकिन आफ्टर 1930 मतलब 1930 के बाद में सेल्स ऑफ गुड्स वाले सेक्शन और पार्टनरशिप वाले सेक्शन हटा लिए गए थे, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने सेल्स ऑफ गुड्स को वापस शामिल कर लिया और इस तरह से अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुल मिलाकर 238 सेक्शंस हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को जानने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों जो शब्द है ना देखने में एक जैसे ही लगते हैं, मतलब आप कह सकते हैं एग्रीमेंट कर लो या कॉन्ट्रैक्ट कर लो, बात एक ही है। लेकिन नहीं बेटा, इसमें जमीन आसमान का अंतर है और यही जो फर्क है हम आगे की स्लाइड में अब देखेंगे। यदि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होता क्या है, तो मैंने यहाँ पर आईसीए 1872 मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के जो सेक्शन नंबर 2H को लिया है और इस सेक्शन में डेफिनेशन बता रखी है कॉन्ट्रैक्ट की। तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे सभी एग्रीमेंट जो कि कानून की नजर में सही पाए जाते हैं, जिनके की अंडर में यदि उन एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया जाता है तो कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी के विरुद्ध केस दर्ज करवा सकती है कोर्ट में। तो ऐसे सभी एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। यदि हम कॉन्ट्रैक्ट को और डिटेल से समझें तो कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजों को शामिल किया गया है, एक है एग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ। यदि हम कॉन्ट्रैक्ट को और ब्रॉड कंसेप्ट में देखें तो भाई देखो यहाँ पर जो एग्रीमेंट है ना वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, एक है ऑफर, एक एक्सेप्टेंस और एक है कंसीडरेशन। उसके साथ में यदि हम एनफोर्सेबल बाय लॉ यानी कि कानून को भी शामिल कर लें, लॉ को भी शामिल कर लें तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यदि हम इसको आगे और थोड़ा देखें तो यदि आपने किसी को ऑफर किया है और उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों मिलकर क्या बनते हैं, प्रॉमिस। एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसीडरेशन क्या होता है, इन सभी चीजों को हम आगे की स्लाइड में बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। इससे पहले कि हम ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और एनफोर्सेबल बाय लॉ इन टर्म्स को समझ पाएं, इससे पहले आपको यह याद रखना जरूरी है कि जो ऑफर है उसके बारे में डिटेल से जानकारी आईसीए 1872 के सेक्शन नंबर 2A में दी गई है। इसी तरह से एक्सेप्टेंस के बारे में जानकारी 2B में दी गई है, कंसीडरेशन के लिए 2D सेक्शन बना हुआ है, एग्रीमेंट के लिए 2E सेक्शन बना हुआ है, इसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2H सेक्शन बना हुआ है। और यदि हम एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब समझना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है वो आईसीए 1872 की सेक्शन नंबर 10 में लिखी हुई है। तो आपको इन सभी के जो सेक्शन नंबर है ना वो याद करने हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब हम आगे की स्लाइड्स में प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को बहुत ही बेहतर तरीके से तीन एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छी तरह से समझेंगे।
तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के सामने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिख रहा है और ये एग्जाम्पल मैंने लिया है प्रॉमिस वाले टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए। मान लीजिए रवि ने सतीश को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया। सतीश एक्सेप्टेड दिस और सतीश ने इसको स्वीकार कर लिया। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी होने की वजह से सतीश डिनाइड टू ज्वाइन द पार्टी। सतीश ने बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करने से मना कर दिया। अब यहाँ पर रवि ने क्या किया, ऑफर दिया और सतीश ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दो पार्टीज के बीच में होता है तो इसका मतलब ये मानेंगे कि उन दोनों पार्टीज के बीच में प्रॉमिस हुआ है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। और अब ये जो प्रॉमिस है वो रवि और सतीश के बीच में हो गया था। अब किसी कारणवश सतीश नहीं जा पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रवि है ना वो उसके अगेंस्ट कुछ केस फाइल कर देगा कोर्ट में। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर केस फाइल कर देता तो ये क्या बन जाता, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल प्रॉमिस किया गया है। इसी के साथ में यदि मैं आपको कहूँ कि ये एग्रीमेंट भी नहीं है, तो एग्रीमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस ही है, मतलब प्रॉमिस ही किया गया है। यहाँ पर कंसिडरेशन का कोई सवाल ही नहीं है, मतलब आपस में किसी भी चीज का लेन देन ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है वो एग्रीमेंट का न होकर किसका है, प्रॉमिस का। इसी तरह से मैंने एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो आपको एग्रीमेंट को अच्छी तरह से समझाने के लिए लिया है। जैसे मान लीजिए अशोक और योगेश, ये दो भाई हैं। अशोक गैव ए पेन टू योगेश फॉर 10 रुपीज। अशोक ने अपने भाई योगेश को 10 रुपए के लिए एक पेन दिया। उसने कहा कि ये एक पेन ले लो और मुझे आप 10 रुपए दे दो। बट योगेश डिडंट गिव 10 रुपीज। लेकिन योगेश ने उसको 10 रुपए तो दिए नहीं, पेन तो ले लिया लेकिन उसने उसको 10 रुपए नहीं दिए। तो इस सिचुएशन में देखिए अशोक ने ऑफर किया। क्या ऑफर किया था, एक पेन का, और योगेश ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर पेन और जो ये 10 रुपीज है, इन दोनों चीजों का आपस में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसका मतलब इस व्यवहार को करते समय, इस लेन देन को करते समय यहाँ पर कंसिडरेशन भी आया है। तो इसलिए ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों को मिलाकर तो प्रॉमिस बन गया इन दोनों के बीच में, और साथ में कंसिडरेशन भी है। इसलिए जब भी किन्हीं दो पार्टीज के बीच में प्रॉमिस के साथ में कंसिडरेशन भी आता है तो उसे हम बोल देते हैं कि उन दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अब मैं इसको फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलूंगा, मतलब अशोक और योगेश के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ था ना, इस ट्रांजेक्शन को मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलूंगा, केवल एग्रीमेंट बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए योगेश ने उसको 10 रुपए नहीं दिए तो उसके अगेंस्ट क्या वो केस कर सकता है कोर्ट में? नहीं, क्योंकि ये एक पारिवारिक मामला है। और इस छोटी सी चीज के लिए अशोक भी इतना पागल नहीं है कि वो अपने भाई के विरुद्ध ही केस लड़ेगा या फिर अपने भाई के लिए ही केस कोर्ट में दाखिल करवाएगा। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो ये एग्जाम्पल आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे देगा। इसमें लिखा हुआ है राहुल सोल्ड ए लैंड टू किशन फॉर 5 लाख रुपीज। राहुल ने किशन को 5 लाख रुपए में एक जमीन बेची। बट किशन पेड ओनली 4 लाख रुपीज। किशन ने क्या किया, केवल 4 लाख रुपए ही चुकाए एंड डिनाइड फॉर रेस्ट ऑफ द अमाउंट, और बाकी बचा हुआ जो 1 लाख रुपए था उसको चुकाने के लिए मना कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में राहुल फाइल्ड ए केस अगेंस्ट किशन। राहुल ने किशन के विरुद्ध कोर्ट में केस कर दिया। तो इस एग्जाम्पल में राहुल ने ऑफर दिया। ऑफर क्या था, 5 लाख रुपए में एक जमीन बेचने का। किशन ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑफर और एक्सेप्ट मिलकर प्रॉमिस हो गया। तो हम ये कहेंगे कि राहुल और किशन के बीच में प्रॉमिस हुआ है। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर राहुल और किशन के बीच में ट्रांजैक्शन भी हुआ है, और वो लैंड और मनी, इन दो चीजों का इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे कंसिडरेशन भी है। तो प्रॉमिस और कंसिडरेशन इन दोनों को मिलाकर क्या बना, एग्रीमेंट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि राहुल और किशन ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया। क्योंकि किशन ने 1 लाख रुपए नहीं चुकाए थे, इसलिए राहुल क्या कर सकता है, राहुल कैन फाइल केस अगेंस्ट किशन इन कोर्ट। राहुल कोर्ट में किशन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो जब एग्रीमेंट पूरा नहीं हो रहा है और ऐसे सिचुएशन में यदि आप कोर्ट में जाकर किसी भी पार्टी के विरुद्ध आप केस फाइल करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एग्रीमेंट है वो क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जब भी कोई एग्रीमेंट कानून की नजर में वैलिड है तो उस एग्रीमेंट को और एनफोर्सेबल बाय लॉ, इन दोनों चीजों को मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है। तो उम्मीद है बेटा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसी के साथ में ऑफर, प्रॉमिस,
एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें क्या होती हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा आप इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।